गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक नया अध्याय शुरू करेंगे और आपके किताब से अध्याय 5 औद्योगिकरण का युग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का पाठ 5 है औद्योगिकरण का युग। इसको हम 2 भागों में लेंगे। आज पार्ट 1 जो है शुरू करेंगे और इसको कल दूसरे दिन जो है ख़त्म किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि औद्योगिकरण का युग नाम है, नाम लेने से ही हमको ज्ञात होता है कि कारखानों का उदय, बड़े बड़े कारखानों का दुनिया में आना। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके पहले विश्व में उद्योग धंधे नहीं थे, औद्योगिकरण नहीं थे। तो उस काल को जब आज के जैसे बहुत बड़े बड़े उद्योग या कल कारखाने नहीं थे, उस समय भी उद्योग होता था और उद्योगों के औद्योगिकरण के उस काल को आदि औद्योगिकरण की संज्ञा दी जाती है। आदि औद्योगिकरण का तात्पर्य यह होता है कि उस समय भी कार्य होते थे, लेकिन वह बड़ी बड़ी मशीनों और कारखानों में न होकर के हाथों के द्वारा मनुष्यों के द्वारा स्वचालित अपने तरीके से ग्रुप में, घरों में, ऐसे स्थानों पर किया जाता था। इसको हस्त उद्योग, कुटीर उद्योग भी कहते हैं, जो कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया का प्राथमिक स्टेज कहा जाता है उसे। और यही औद्योगिकरण का आदि युग, शुरुआती दौर कहा जाता है। अब हम देखते हैं औद्योगिक क्रांति से पहले किस अवस्था में था। आज औद्योगिकरण को जानने के बाद औद्योगिकरण का इतिहास कारखानों की स्थापना के साथ शुरू हुआ। जो पहले औद्योगिकरण चल रहा था उसको आदि औद्योगिक काल, शुरुआती दौर। लेकिन यह एक पक्षपातपूर्ण विचार है कि वास्तव में इंग्लैंड में कारखानों की शुरुआत होने के पहले बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन प्रारंभ हो चुका था और यह उत्पादन कारखानों पर निर्भर नहीं था। यह चरण आदि औद्योगिकरण के नाम से जाना जाता है। दूसरा हेडिंग है आपका विश्व व्यापार का विस्तार। तो शहरी शिल्प और व्यापार बहुत शक्तिशाली थे। शासकों के द्वारा एक विशिष्ट उत्पाद के लिए अलग अलग बेल्ट या गिल्ड तैयार किए गए थे, जहां पर उस विशेष प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन या निर्माण किया जाता था। और उसकी विशेषता थी कि उसमें उस नए व्यक्तियों के प्रवेश पर भी रोक लगा दिया गया था। आसानी से किसी को उस विशेष उद्योग से जुड़ने नहीं दिया जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था जिससे कि उस विशेष क्षेत्र में, उस विशेष उद्योग में पहले से मौजूद लोगों की अपना एकाधिकार जो है वह बना रहे। इन संगठनों ने उत्पादन को नियंत्रित किया और व्यापार में नए लोगों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया, जिससे कि उनका अपना व्यक्तिगत प्रभाव
बना रहे। इस तरह नए व्यापारियों ने गरीब किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में कारीगरों को पैसे की आपूर्ति की और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पादन के लिए प्रेरित किया। 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान विश्व व्यापार का विस्तार बहुत तेजी से हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब किसानों और कारीगरों की आय पर्याप्त नहीं थी, इसलिए उन्होंने व्यापारियों के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में आय का प्रमुख स्रोत कृषि हुआ करता था। लोग कृषि में संलग्न थे, लेकिन जब बाहर से बड़े बड़े व्यापारी आए और उनको धन मुहैया कराए कि आप अपने श्रम के बल पर कृषि के अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकते हैं, तो ग्रामीणों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और वे और उनका परिवार कृषि के कार्यों से बचे हुए अतिरिक्त समय में कार्य करके अपने श्रम के उपयोग से अतिरिक्त आय कमाना शुरू कर दिए। व्यावसायिक विनिमय की प्रणाली के सामने रूप में आदि औद्योगिकरण उत्पादन से प्राप्त आय ने कृषि के कारण किसानों की कम आय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो कृषि से कम आय हो रही थी, औद्योगिकरण के कारण, उद्योगों के आने के कारण उनके जीवन में उनकी आय बढ़ गई और वे अतिरिक्त आय प्राप्त करके अपने जीवन को समुन्नत बनाने लगे। एक व्यापारी पहले जो उत्पाद जैसे कपड़ा बनाना था, कपड़ा बनाने के लिए कपास स्टेपलर से लेता था। उसके बाद स्टेपलर जो है उसको छांट करके इस बुनाई के लिए तैयार करता था। उसके बाद उसको बुनाई करने वाले को दिया जाता था, कटाई करने वाले को काटता था। उसके बाद उसको जो है कपड़े को समेटने वाले को दिया जाता था। कपड़ा समेटने वाला उसको समेट करके रंग साजों अर्थात डिजाइनर जो कि पेंटर थे, जो कि साड़ियों पर चित्रकारी करते थे, प्रिंटिंग बनाते थे, उनको देता था। इससे यह एक कड़ी के रूप में कार्य चलता था, जिसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसे बेचने से पहले कपड़ों की फिनिशिंग लंदन में होती थी, जिसके लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाने लगा। यह आदि औद्योगिक व्यवस्था व्यावसायिक आदान प्रदान के नेटवर्क का हिस्सा थी। आदि औद्योगिक व्यवस्था के असामान्य विशेषता यह थी कि सामानों का उत्पादन कारखानों के विपरीत घरों में होता था। आज औद्योगिक काल में कोई बड़ा कारखाना नहीं था। उत्पादन वस्तुओं का होता था, लेकिन वह घरों में होता था। कारखानों का उदय सबसे पहले 1730 के दशक में इंग्लैंड में हुआ, लेकिन 8वीं शताब्दी के अंत में कारखानों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। इस समय कपास उद्योग का प्रमुख उद्योग था। औद्योगिकरण में सबसे पहले 1730 में इंग्लैंड में कारखानों की स्थापना की गई और उस समय का प्रमुख उद्योग जो था वह कपास उद्योग मतलब कपड़ा उद्योग से। 8वीं सदी में कई ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की कुशलता बढ़ा दी, जिससे कार्डिंग, ऐंठना व कताई और लपेटना आज शामिल थे। कार्डिंग वह प्रक्रिया थी जिसमें कपास या ऊन को आदि रेशों को
कताई के लिए तैयार किया जाता था। नेक्स्ट है आपका मिल्स का उदय। रिचर्ड आर राइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सामने रखी, जिससे कारखानों में सभी प्रक्रियाएं एक छत के नीचे और एक प्रबंधक के हाथों में आ गई। इंग्लैंड में कारखानों की व्यवस्था में काफ़ी वृद्धि हो गई। ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योग कपास उद्योग और धातु उद्योग थे। 1840 के दशक तक कपास उद्योग औद्योगिकरण के पहले चरण का सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। इसके बाद लौह और इस्पात उद्योग प्रमुख उद्योग रहे। नई मशीनरी और उद्योग परंपरागत उद्योगों को आसानी से विस्थापित नहीं कर सके। 19वीं सदी के अंत में तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कुल मजदूरों से 20% से अधिक नहीं थी। प्रौद्योगिकी परिवर्तनों की गति धीमी थी। वे बड़े बड़े पैमाने पर पूरे देश में फैल नहीं पाए थे। जेम्स वाट ने न्यूकामेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन पे सुधार किया और 1871 ईस्वी में नए इंजन का पेटेंट करा लिया। पेटेंट का मतलब होता है बच्चों, जैसे आप कोई वस्तु जो कि इसके पहले कहीं अस्तित्व में न हो आप बनाए, तो उसका उपयोग बिना आपकी अनुमति दूसरा न करे, उसका दुरुपयोग न कर सके, तो उसका पेटेंट कराया जाता था। तो जेम्स वाट ने वही किया, जिससे कि उनके द्वारा बनाए गए इंजन का उपयोग बिना उनकी अनुमति से कोई न कर सके या उसका दुरुपयोग न कर सके। इंजन बोल्टन ने भाप इंजन के नए मॉडल का निर्माण किया, लेकिन उद्योगपतियों द्वारा इस उत्पाद को आसानी से स्वीकार नहीं किया गया। हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति। औद्योगिकरण के समय ब्रिटेन में श्रमिकों की कोई कमी नहीं थी। वहाँ सस्ते दर पर मजदूर उपलब्ध हो जाते थे। रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में गरीब किसान एवं बेरोजगार लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे थे। कई उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसम के अनुसार होती थी, जैसे गैस घर और कारखाने में कार्य करने वाले बाइंडरों और बंदरगाहों पर जहाज़ों की मरम्मत करने वाले आदि श्रमिकों की कार्य के अनुसार आवश्यकता होती थी। आज भी देखें, कुछ रोजगार मौसमी होते हैं। आज की खेती भी मौसमी रोजगार पैदा करती है। साल के कुछ दिनों जैसे कटाई मढ़ाई, गेहूं की बुआई आदि के समय में तो परिवार के सभी सदस्य मिलकर भी कार्य नहीं कर पाते और हमें बाहर से मजदूर लेने पड़ते हैं। लेकिन उसके बाद वर्ष के अलग अलग महीनों में हमारे किसानों के पास कोई भी कार्य नहीं रहता। ठीक यही स्थिति उस समय थी। हस्तशिल्प उत्पादों को प्राथमिकता। अब देखें, मशीनों के द्वारा बनाए गए उत्पादों की अधिकता तो हो रही थी, लेकिन हस्तशिल्प हाथ से बने हुए उत्पाद की डिमांड में कोई कमी नहीं आई। और जो बड़े लोग थे, उच्च आय वाले थे, कुलीन वर्ग थे, उनमें हाथ से बने हुए सामानों की प्राथमिकता दी। वे उसको ज़्यादा पसंद करते थे।
इन उत्पादों का कुलीन और पूंजीपति वर्गों में उच्च स्थान प्राप्त था। समाज के ये विशिष्ट वर्ग हस्तशिल्प उत्पादों के मुख्य उपयोगकर्ता थे। इन वस्तुओं को बहुत ही कुशलतापूर्वक और बारीकी से डिजाइन और अलंकृत किया जाता था। कुछ ऐसे अलंकरण भी थे जो कि मशीनों से संभव नहीं थी। जैसे आज भी आप देखें बनारसी साड़ियाँ जो हाथ से कसीदाकारी की जाती है, उसमें कार्य किया जाता है, वह मशीनों से संभव नहीं है, इसलिए उनकी डिमांड बनी रही। श्रमिकों का जीवन अगला पॉइंट है। बाजार में श्रमिकों की अधिकता होने के कारण नौकरी मिल पाना आसान नहीं था। कार्य के व्यस्त मौसम समाप्त होने के बाद मजदूरों ने अन्य नौकरियों की तलाश की, जो 19वीं सदी के मध्य तक कठिन हो गई थी। यद्यपि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में मजदूरी में कुछ वृद्धि हुई, लेकिन यह वृद्धि वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि से संतुलित थी। श्रमिकों की आय भी अपने आप के दिनों में काम के दिनों में संख्या पर निर्भर करती थी। 19वीं सदी तक लगभग 10% शहरी आबादी की स्थिति बहुत खराब थी। गांव गरीब श्रमिकों को झुग्गी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि उनकी वह इनकम नहीं थी, आय का स्रोत नहीं था कि वे अपने जीवन को उचित ढंग से विलासितापूर्ण जी सकें। अब अगला आपका है आज के लिए प्रौद्योगिकी और रोजगार। बेरोजगारी के भय के कारण श्रमिक नई प्रौद्योगिकी के विरुद्ध थे। जो नई नई मशीनें आई थी उनका वह विरोध कर रहे थे कि इनके लग जाने से हमारे जो रोजगार हैं वे छिन जाएंगे। भाई 10-10, 20-20 लोगों का काम एक मशीन करेगी, तो इसलिए वे उसका विरोध कर रहे थे। जब ऊन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का उपयोग शुरू हुआ तो हाथ से ऊन काटने वाली महिलाओं ने नई मशीनों को समाप्त कर दिया। उस समय सड़कें रेलवे स्टेशनों से लंदन भर आना जाना शुरू किया। सुरंग, जल निकासी व्यवस्था आज विकसित हो रहे थे, जिसमें बड़े पैमाने पर रोजगार की आवश्यकता थी। परिवहन उद्योग में कार्यरत मजदूरों की संख्या 1840 के दशक में दोगुनी हो गई, जो अगले 30 सालों में 2 गुना हो गई। अब देखें, इन उद्योगों के अतिरिक्त परिवहन आदि के क्षेत्र में भी लोगों को रोजगार मिला, और जैसे ही समय बढ़ता गया इसमें बहुत ही तेजी से वृद्धि हुआ। अब हम इसका शेष भाग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।